हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1092, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। एक हार्ड प्रॉब्लम है। गिवन टू strings str1 and str2, return the shortest string that has both str1 and str2 as subsequence. If there are multiple valid string, return any of them. A string s is a subsequence of string t if deleting some number of character from t, possibly 0, result in the string s. दो स्ट्रिंग दे रखी है, हमें शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग बतानी है, मतलब प्रोड्यूस करनी है, जिसके अंदर दोनों स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू एज अ सब सीक्वेंस लाई करते हो। आई होप आपको सब सीक्वेंस तो पता होगा, फिर भी नहीं पता है तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन में जो एग्जांपल दिया है ए बी ए सी सी ए बी, तो जो आउटपुट में आया वो सी ए बी ए सी आया, जिसमें दोनों स्ट्रिंग लाई कर रही हैं। ए बी ए सी भी लाई करता है जो सेकंड पार्ट में है, और सी ए बी लाई करता है जो स्टार्टिंग में ही है सी ए बी। तो हमें यही एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है, और उसमें बताया गया है कि शॉर्टेस्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, शॉर्टेस्ट का मतलब होता है साइज में शॉर्टेस्ट, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नहीं बोला इन्होंने। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अगर हमसे पूछते तो हमें कुछ और चीज़ें भी ध्यान देनी होती, बट क्योंकि यहाँ शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग बोला है तो लेंथ शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक बार कंस्ट्रेंट्स को देख लेते हैं। दोनों स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन 1000 होगी, और स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू में इंग्लिश कैरेक्टर्स होंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स। ठीक है, तो जितना अभी हमने ये क्वेश्चन को पढ़ा है, एक बार इसके जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन जो मैंने शुरू में ही लिख दिए थे, क्लासिक डीपी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अब मैं जो बताने वाला हूँ ये डिस्क्लेमर है। जो भी इस वीडियो को अब देखने वाला है, आई होप आपको डीपी की बेसिक नॉलेज पता हो, आपने 2D डीपी की कुछ क्वेश्चंस करे हो, जैसे कि लेवेंथियन डिस्टेंस फाइंड आउट करना, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना दो स्ट्रिंग के बीच में। अगर आप बिल्कुल भी डीपी को नहीं जानते हैं या आपने कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल इन डेप्थ में जाके डीपी को नहीं समझाने वाला हूँ। तो हो सकता है आपको इन दी एंड जाके कुछ भी समझ ना आए, तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और सबसे पहले बेसिक ऑफ डीपी जाके पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है। ठीक है, सेकंड जो हमारे कंस्ट्रेंट हमने देखे हैं कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन 1000 होगी, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 2D डीपी तक जा सकता है। अगर लीनियर में चल जाए काम तो वेल एंड गुड, बट हम अप्रोक्सीमेटली 2D डीपी तक जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁶। इतने ऑब्जर्वेशन होंगे, इतने ऑपरेशन होंगे 2D डीपी में, और वो टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर वर्क कर जाएंगे। तो ये दो ऑब्जर्वेशन। अब ये डीपी है कैसे, मतलब हमने क्लेम तो कर दिया डीपी है, बट ये है कैसे डीपी। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें ए बी ए सी और सी ए बी दो हमें स्ट्रिंग्स दी गई थी। क्योंकि हम एक रिजल्ट स्ट्रिंग प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा दो चॉइसेस होंगी, अनलेस कैरेक्टर सेम ना हो। जब मैं फर्स्ट इंडेक्स में हूँ इस स्ट्रिंग के या इस स्ट्रिंग के, तो मेरे पास चॉइस क्या क्या है। मेरे पास चॉइस है, या तो मैं ए को अपने रिजल्ट में ऐड करूँ या मैं सी को रिजल्ट में ऐड करूँ, है ना। अदर देन ए और सी में कुछ भी ऐड करूंगा ना, वो इसमें हेल्प आउट करेंगे सब सीक्वेंस बनाने में, ना इसमें। हाँ, बट वो क्या करेंगे, मेरे आंसर को +1 कैरेक्टर से बड़ा करेंगे, तो वो कभी भी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग तो नहीं होगी, क्योंकि मैं एक गलत कैरेक्टर को अपने रिजल्ट में ऐड कर रहा हूँ, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो किसी भी पॉइंट पे जो मैं अपने रिजल्टेड स्ट्रिंग में कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो या तो वो कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग वन से, या वो कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग टू से। ठीक है, बट मुझे नहीं पता अभी कि मुझे स्ट्रिंग वन के कैरेक्टर को अपने रिजल्ट में लेना चाहिए या स्ट्रिंग टू के। तो ग्रीडीली मैं किसी भी कैरेक्टर को पिक नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में है। अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किस पॉसिबिलिटी को लेके मैं अगर चलूँ तो मुझे बेस्ट सॉल्यूशन पता लगे। तो इस पोजीशन में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। तो मैं ए को भी एज अ पॉसिबल आंसर लेके चल सकता हूँ, और सी को भी एज अ पॉसिबल आंसर लेके चल सकता हूँ। यहीं से डीपी की शुरुआत होती है, जब हमारे पास कोई भी आंसर प्रेजेंट नहीं होता एट प्रेजेंट, और हमारे पास चॉइसेस होती हैं, हमारे पास
कुछ पाथ्स होते हैं ट्रेवर्स करने के लिए, तो यहाँ से ब्रूट फोर्स की भी शुरुआत होती है, और डीपी इज जस्ट अ ऑप्टिमाइज ब्रूट फोर्स। अब डीपी में बस क्या करते हो, ब्रूट फोर्स करते हुए या बैक ट्रैकिंग करते हुए उन पाथ्स पे दोबारा ट्रेवर्स नहीं करते हो जिसपे हिस्ट्री में आपने कभी ट्रेवर्स ऑलरेडी करा हो। ठीक है, डीपी के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया, आगे चलते हैं। तो मुझे नहीं पता है ए और सी को किसको ऑप्ट करूं अभी के लिए, तो मेरा रिजल्ट सही बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिकर्सिवली सभी को कॉल करूंगा। तो जैसे सबसे शुरू में मेरा रिजल्ट स्ट्रिंग जो था वो एम्प्टी था, और अभी तक मैंने ना कोई भी कैरेक्टर को ट्रैवर्स नहीं करा था। तो मैंने क्या करा, मैंने पहली कॉल में ए को यूज़ करा, तो मेरे रिजल्ट में ए आ गया। तो एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो सब सीक्वेंस में आ चुका है फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का। सेकंड का नहीं आया क्योंकि सी इज़ नॉट इक्वल टू ए ऑब्वियसली। बट जो मेरा सेकंड कॉल थी, यहीं से मैंने रिकर्सिवली सेकंड कॉल करी थी, तो मैंने यहाँ सी को लेके चला था। तो ए बी ए सी एज इट इज़ रहेगा स्ट्रिंग। सी ए बी सेकंड स्ट्रिंग का मैंने एक कैरेक्टर चेक कर लिया है, मेरे रिजल्ट में आ चुका है, यहाँ पर रिजल्ट सी हो जाएगा। देन सिमिलरली जब तक दोनों स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर मेरे रिजल्ट में ना आ जाए, मैं रिकर्सिवली कॉल करता रहूँगा। एक छोटा सा केस, अगर दोनों कैरेक्टर, क्योंकि इस जब मैं इस रिकर्सिव कॉल पे आऊँगा तो मेरे पास एक तो ये होगा कैरेक्टर या ये, इन दोनों में से मेरी चॉइस होगी ना मैं किसको नेक्स्ट अपने रिजल्ट स्ट्रिंग में ऐड करूँ। तो क्योंकि यहाँ दोनों कैरेक्टर ही सेम है, तो मैं सिर्फ यहाँ यहाँ दो चॉइसेस नहीं है, यहाँ एक ही चॉइस है। मैं ए को ऐड करूँगा और दोनों को क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि ये भी मेरा आउट हो चुका है और ये भी मेरा आउट हो चुका है। तो ये तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एज इट इज स्ट्रिंग नहीं फ्लो करेंगी फंक्शन में, इनकी जगह हम आई और जे का यूज करेंगे। वेयर आई बताएगा कि स्ट्रिंग वन के कहाँ तक के कैरेक्टर मेरे रिजल्ट स्ट्रिंग में आ चुके हैं, और जे बताएगा स्ट्रिंग टू के कहाँ तक के कैरेक्टर मेरे रिजल्ट स्ट्रिंग में आ चुके हैं। एज अ स्ट्रिंग हम पास नहीं करने वाले हैं कैरेक्टर को। और जो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना आई और जे, जो हमारे फंक्शन में चलते हैं, यही बताते हैं कि ये 2D डीपी है या 3D डीपी है। तो करंटली जो स्टेट होती है, स्टेट इज एट प्रेजेंट आप किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो। तो आई और जे बता रहा है कि इन दो आर्ग्यूमेंट की हेल्प से ही हम ट्रांजिशन करेंगे स्टेट वन टू टू। तो जैसे ये एक स्टेट थी, इस स्टेट से मैं स्टेट में ट्रांजिशन करा, इस स्टेट में से इस स्टेट में ट्रांजिशन करा, तो ऑब्वियसली चेंज क्या हुआ, मेरे आई और जे कैरेक्टर चेंज हुए और समथिंग मेरे रिजल्ट में ऐड हुआ। ठीक है, अब इशू क्या है, पर्सनली मुझे रिकर्सिव कोड लिखना बहुत अच्छा लगता है इन केस ऑफ डीपी, बट आई एम नॉट श्योर इस क्वेश्चन में रिकर्सिवली हमने जब मैंने कोड लिखा तो मुझे मेमोरी लिमिट एरर फेस हुआ। हो सकता है कभी जब मैं एडिटोरियल या किसी और का सॉल्यूशन पढ़ूंगा तो कुछ ऑप्टिमाइज्ड वे हो इसको ठीक करने का रिकर्सिवली, बट मुझे नहीं मिला कोई भी। तो मजबूरी हमें आइटरेटिव कोड पे जाना पड़ा। रिकर्सिवली क्यों इशू आया, मेरा जो अनुमान है वो ये बताता है कि क्योंकि हमारी स्टेट्स कुछ ऐसी होंगी, आई क्रॉस आई इंटू जे, वर्स्ट केस कंडीशन में आई भी 1000 टाइम जा सकता है, जे भी 1000 टाइम जा सकता है, तो 10⁶ स्टेट्स होंगी, और हर एक स्टेट के अगेंस्ट मुझे कुछ इंटरमीडिएटरी स्ट्रिंग या इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करना होगा कैशे में या कहीं भी। तो जब मैं वो रिजल्ट को स्टोर कर रहा हूँगा तो मुझे हर एक, जैसे ये सेल बन जाते हैं ना, हर एक सेल के अगेंस्ट मुझे एक स्ट्रिंग स्टोर करनी होगी, और जो आपकी सुपर सीक्वेंस होगा ना वो भी आपका 10⁶ तक जा सकता है। तो हर एक सेल में अगर मैं एक स्ट्रिंग को रखूँ 10⁶, मतलब इतने कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर आपका एक बाइट होता है, तो आपका एक कैरेक्टर अगर 8 बाइट है तो ये आपका इतने कैरेक्टर, और ये इतने बाइट्स बन जाएंगे। अब लगा लो ये मतलब हो सकता है एमबीज में चला जाए, केबीज में चला जाए, और कुछ कंस्ट्रेंट हमारे फंक्शन में हो जो इसको अप्रूव ना कर रहे हो। तो इससे हमें एक एक अनुमान तो ये पता लगता है कि हम ये जो इंटरमीडिएटली रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं ना एज अ इंटरमीडिएट स्ट्रिंग, ये तो नहीं कर सकते, इसकी जगह कुछ और करना होगा। अब वो कुछ और क्या है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो जब हम आइटरेटिव सॉल्यूशन में जाते हैं तो होता वही है जो रिकर्सिव सॉल्यूशन में हो रहा होता है, स्टेट ट्रांजिशन ही हो रही होती है। बस हम एक जैसे रिकर्सिव क्या होता है, टॉप डाउन होता है, आइटरेटिव होता है बॉटम अप। तो हमारे पास बेस केसेस होते हैं और उसको हम बिल्ड करके अपना केस बनाते हैं जो हमारा आंसर होता है।
तो जैसे रिकर्स अब आते हैं आइटरेटिव कोड पे। तो जैसे ये सी ए बी है, एक मेरी स्ट्रिंग थी और ए बी ए सी दूसरी स्ट्रिंग थी। और ये हमारा जो है पूरा का पूरा ये डीपी टेबल बोल दो या आप स्टेट ट्रांजिशन पूरा, जितने भी स्टेट ट्रांजिशन में वैल्यूज आएंगी वो बोल दो। तो जब ए और सी, तो ये बता रहा है कि यहाँ कितनी वैल्यू स्ट्रिंग की है और ये कितनी वैल्यू स्ट्रिंग की है। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें ये भी एम्प्टी है ये भी एम्प्टी है। तो जब दोनों ही एम्प्टी स्ट्रिंग होगी ना, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू एम्प्टी होगी, तो मेरा रिजल्ट भी एम्प्टी होगा। मुझे कोई कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट में। जीरो डिफाइन कर रहा है मिनिमम लेंथ रिजल्ट स्ट्रिंग। तो ये जो ये पूरे इंटीजर्स है ना, ये लेंथ डिपिक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को डिफाइन नहीं कर रहे, दे आर डिफाइनिंग जस्ट लेंथ। इसी वजह से मेमोरी लिमिट एरर नहीं आएगा इटरेटिव अप्रोच में, क्योंकि ये इंटरमीडिएट रिजल्ट एक इंटीजर है ना कि स्ट्रिंग। ठीक है। और जब ये वाली स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगी, मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं, तो ये जो फर्स्ट रो डिपिक्ट कर रही है ये बता रही है कि स्ट्रिंग वन एम्प्टी है, स्ट्रिंग टू बढ़ती जा रही है। तो सी अगर एक ही कैरेक्टर है और दूसरी एम्प्टी स्ट्रिंग है तो आपकी रिजल्ट में भी एक ही कैरेक्टर होगा। सिमिलरली दो हैं तो दो होंगे, तीन है तो तीन, और सिमिलरली इधर भी 0 1 2 3 4। बट जब आप ऐसे आते हो तो ये जो सेल है ना आपका, ये बता रहा है कि एक स्ट्रिंग आपकी ए है और दूसरी सी है। एक पार्ट है ना ए और सी है, एक स्ट्रिंग ए और एक सी है। तो आपको रिजल्ट में एटलीस्ट ए और सी तो चाहिए होगा, तभी तो दोनों सब सीक्वेंस आ सकते हैं। तो ये आपका टू, इसलिए इसका आंसर टू है। लॉजिकली हम इसको कैसे कोड करेंगे, हम पूछते हैं तीन जो नेबर होते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। तो जो सेल है ना, ये सेल या तो इससे आंसर को मांग सकता है, मतलब मांग क्या सकता है, ये फाइंड आउट कर सकता है अपने नेबर से। नेबर कुछ नहीं है, सॉरी मैं गलती वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दीज आर नॉट नेबर्स, दीज आर प्रीवियस ऑप्टिमल स्टेट जो हमने पहले ही फाइंड कर लिए हैं। तो जो इस सेल से हम इस सेल पे पीछे देख रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही हमारे को आंसर पता है, इस स्टेट का हमें आंसर पता है। इस स्टेट का मतलब था, ये जो स्टेट है, इस स्टेट का मतलब था कि जब खाली ए था और जो इधर वाली स्ट्रिंग थी वो एम्प्टी थी। तो अब ये जो सेल है ना, ये पूछ रहा है कि अपने पीछे वाले सेल से कि यार जो तेरा आंसर था अब मेरे को क्या मिला है, मेरे को एक नया कैरेक्टर मिला है ऊपर वाली स्ट्रिंग में, तो वो कैरेक्टर तो प्लस करेगा ही, बट जो तेरा आंसर है वो मुझे बता, और मैं उसमें +1 कैरेक्टर ऐड करता हूँ। तो 1 + 1। सिमिलरली ये सेल ऊपर वाले सेल से भी पूछ सकता है कि जब स्ट्रिंग सी थी और ये जो साइड वाली स्ट्रिंग थी उसमें कुछ था नहीं, बट अब ए ऐड हो रहा है, तो वो भी ये बोल सकता है कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें भी एक कैरेक्टर ऐड हो रहा है, वो बता सकता है। तो अबव स्टेट जो है और जो लेफ्ट वाली स्टेट है, वहां से हम दोनों आंसर में +1 करके दोनों का मिन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा केस वो होता है जो सिंपल ये होता है, कहाँ मिल सकता है वो, जैसे ये केस है, जो ये वाला सेल है ना, इस पे जो ये वाली वैल्यू है ये ए है और ये वाली भी ए है, तो दोनों वैल्यू सेम है ना। तो इसको थोड़ा और पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करूँ तो ये ए बी ए सी है और सी ए बी है, सी ए बी। अब मान लो कि मैंने इस स्ट्रिंग को यहाँ तक देख लिया है और इस स्ट्रिंग को यहाँ तक देख लिया है। ठीक है। तो ये मेरी एक स्टेट हो गई, मैंने इस स्ट्रिंग के दो कैरेक्टर देख लिए और सेकंड स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर देख लिए। तो ये एक मेरी प्रीवियस स्टेट थी। अब ये जो करंट स्टेट आई है, इस दोनों में दोनों के कैरेक्टर सेम है। तो ये क्या बोलेंगे, सबसे ऑप्टिमल बेस्ट जो आंसर इन्हें मिलेगा, ये अपने दोनों एक एक स्टेट पीछे जाएंगे। ये अपने ये भी अपना एक स्टेट पीछे जाएगा, ये भी अपना एक स्टेट पीछे जाएगा, जहाँ जो भी इनका आंसर होगा उसमें +1 करेगा, क्योंकि एक नया कैरेक्टर ऐड हुआ है ना। तो सिमिलरली ये जो स्टेट होगी, इसमें सिर्फ उसको अपने डायगनली पीछे, मतलब डायगनली तो इस डीपी एरे में मैं बता रहा हूँ, दोनों को एक एक कैरेक्टर पीछे जाके जो स्टेट डीपी के लिए जो आंसर हमें मिला था वहां से +1 का आंसर उसके लिए ऑप्टिमल होगा। अब नाउ कि हम इस पूरे डीपी टेबल में जिसमें मिनिमम लेंथ स्टोर करी है हमने आंसर की, उसमें से हमें एक्चुअल आंसर कैसे निकालना है, तो इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। अब आप जब इस सेल पे आए होंगे, या तो आप
इधर से आंसर लेके आए होंगे, या आप इधर से आंसर लेके आए होंगे, मतलब +1 करके आए होंगे, या आपने डायगनली आंसर को लिया होगा। जिस भी स्टेट से आप ट्रांजिशन कर रहे होंगे वहां से आप कैरेक्टर भी पिक करके ला रहे होंगे। अगर आप इधर से आंसर लेके इधर आए हैं, मतलब आपने ये वाला कैरेक्टर चुना है। और अगर आप इस स्टेट से इधर ट्रांजिशन कर रहे हो तो आपने ये वाला कैरेक्टर चुना है। जैसे कि हम रिकर्सिव कॉल में कर रहे थे ना, अगर हम फर्स्ट वाले स्ट्रिंग का एलिमेंट चूज कर रहे थे तो हम ऐसे आइटरेट कर रहे थे और इधर क्रॉस लगा रहे थे। सिमिलरली आइटरेटिव वे में भी सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं होता। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप किस तरफ से आए हो? आप जिस सेल में खड़े हो, आप उसके दोबारा प्रीवियस स्टेट से पूछोगे। जैसे 5 था तो 5 कहाँ से बना होगा? अल्टीमेटली 4+1 हुआ होगा, या इधर से 4+1 हुआ होगा, या डायगनल से 4+1 हुआ होगा। तीनों में से आप किसी भी स्टेट पे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बताया गया है, इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड स्ट्रिंग रिटर्न एनी ऑफ देम। करेक्ट? तो आप कोई भी पाथ ट्रेवर्स करो, तीनों के तीनों पाथ यहाँ से ऑप्टिमल हो गए। आप इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो। तो अभी के लिए मैं ऊपर चला जाता हूँ। आप कोई भी पाथ ट्रेवर्स करें, आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर अलग होगा बट लेंथ सेम ही होगी। मैं ऊपर गया, तो जैसे ही मैं 5 से 4 पे ट्रांजिशन करा तो मुझे पता लग गया था कि ट्रांजिशन, मतलब अब तो मैं बैक बैक ट्रैक कर रहा हूँ ना, बट जब उधर से वैल्यू आई होगी तो ऐसे आई होगी ना। तो मुझे पता लग गया कि जो हमारा था सी, सी जो ये था, तो मेरा ये कैरेक्टर आंसर में मिला होगा मुझे, सी। करेक्ट? अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। ऑब्वियसली 4 से कम सिर्फ दो ही पाथ हैं, एक तो ये और एक ये। डायगनली मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये बी है और ये ए है, तो ऑब्वियसली मैं डायगनल से तो नहीं आया हूँगा, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है। अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम होते तभी तो मैं डायगनल से आया होता, तो मुझे दोबारा ऊपर ही जाना है। जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो ट्रांजिशन था ये ऐसे हुआ होगा, तो ये मुझे ए ऐड करना है। अब मैं 3 पर हूँ, 3 पर बी इधर पड़ेगा और इधर भी बी पड़ेगा, तो मतलब दोनों कैरेक्टर सेम है, तो डायगनल ट्रांजिशन हुआ होगा। जब डायगनल हुआ होगा तो मुझे करंट कैरेक्टर जो है वो ऐड करना होगा, बी। करेक्ट? अब मैं ट्रांजिशन करके 2 पे आ गया, 2 पे भी दोनों कैरेक्टर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो फिर मैं डायगनल ट्रांजिशन करूंगा और करंट कैरेक्टर को अपने आंसर में ऐड कर लूंगा। अब मैं यहाँ सी पर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ मैं पहुंचा हूँ। यहाँ से मैं लेफ्ट देख सकता हूँ, ऊपर नहीं देख सकता, क्योंकि ये जो मेरी ये लेफ्ट वाली स्ट्रिंग थी ये तो खत्म ही हो गई। तो अब मेरे पास एक ही पाथ बचता है, जितनी भी ये ऊपर वाली स्ट्रिंग है उसको लेफ्ट में ट्रैवर्स करता चला जाऊँ। तो मैं सी को पहले ऐड करूँगा, फिर मैं 0 पे जाऊँगा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अब एम्प्टी स्ट्रिंग तो यहाँ हम कैरेक्टर को ऐड करेंगे नहीं, तो हम यहाँ एंड कर देंगे, मतलब एक लॉजिक लगा देंगे, वाइल समथिंग इज ग्रेटर देन 0 देन हम ट्रैवर्स करेंगे। तो ये आपका आंसर होगा। आई एम 100% श्योर कि आप पहली बार अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आइटरेटिव वे में कैसे निकालते हैं, आप उसकी वीडियो देख लीजिए एक बार। ठीक है? उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। हो सकता है किसी ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया हो, मैं उतने अच्छे तरीके से ना समझा पाया हूँ। तो चलिए इसी लॉजिक को पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जो हमने डिस्कस करा था उसको पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ को स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल्स में। string 1 m is equal to length of string 2। देन हमने एक डीपी टेबल बनाने का डिस्कशन करा था, उस डीपी टेबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। शुरू में सभी वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। for I in range m+1, similarly for j in range n+1। तो हमारी डीपी टेबल इनिशियलाइज हो गई है। देन हमें बेस केस वैल्यूज जो हमने शुरू में डिस्कस करी थी ना, कि जब string 1 एम्प्टी होगी तो string 2 की कुछ बेस केस वैल्यूज होगी और वाइस वर्सा।
तो उन वैल्यूज को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। पहले स्ट्रिंग 1 के लिए कर लेते हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग 2 के लिए भी कर लेते हैं। बस यहाँ आई की जगह जे कर लेते हैं, एन की जगह एम कर लेते हैं। और क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग 2 है वो कॉलम साइड है, मतलब समझ गए होंगे आप, कॉलम साइड है ना, तो हमें जे की वैल्यू यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, अब हम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं बॉटम अप। फॉर आई इन रेंज 1, क्योंकि 0 तो हमने फिल आउट कर चुके हैं, n+1। सिमिलरली फॉर जे इन रेंज 1, m+1। पहला चेक सिमिलैरिटी का ही, कि अगर करंट कैरेक्टर सेम है। मैं i-1 और j-1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा ये लूप चल रहा है, ये चल रहा है +1, मतलब एक इंडेक्स आगे चल रहा है। बट ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो जीरोथ बेस्ड इंडेक्सिंग पे है, तो इसलिए हम -1 इंडेक्स पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों सेम है तो जो हमारा आंसर होगा ना, करंट आई और जे, इस स्टेट का, इस डीपी स्टेट का, सिंपली हम पीछे वाली स्टेट से बोरो कर लेंगे दोनों के i-1 और j-1। और ये जो नया कैरेक्टर अब ऐड हो रहा है इस आइट्रेशन में, उसका एक काउंट ऐड कर देंगे अपने काउंट में। अगर ऐसा नहीं है तो या तो हम i-1 ट्रांजिशन से आंसर को प्रोड्यूस करेंगे या j-1 ट्रांजिशन से। तो हम 1 प्लस करेंगे दोनों में से किसी भी ट्रांजिशन का जिसका मिन होगा। तो ये तो हमारा डीपी टेबल पूरा इनिशियलाइज हो गया और बिल्ड भी हो गया। अब हमें आंसर निकालना है अपना, फाइंड रिजल्टिंग सुपर सीक्वेंस। इनिशियलाइज कर लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से। देन क्योंकि जैसे हमने डिस्कशन करा था, तो मैंने जो वो विजुअलाइजेशन स्टार्ट करी थी ना, कि सबसे पहले इस सेल पे हैं, देन हम उस सेल पे गए, तो वो सेल जो था बॉटम राइट सेल था, मतलब लास्ट एकदम। तो जो हमारी फाइनल डीपी स्टेट होगी, हम आई और जे को भी उसी सेल पे इनिशियलाइज करेंगे। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू एन हो सकती है और जे की एम हो सकती है। और हमारी कंडीशन थी कि जब तक आई ग्रेटर देन ज़ीरो हो एंड जे भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, क्योंकि अगर इनमें से एक भी ज़ीरो उस पे पहुंच गया है, तो जैसा हमने देखा था कि उसके बाद तो जितने भी, या तो आई बचेगा या जे बचेगा, तो वो वही स्ट्रिंग होगी जिस स्ट्रिंग में अगर वो आई इंडेक्स ग्रेटर देन ज़ीरो बचा हुआ है, तो उतना पार्ट स्ट्रिंग 1 का आंसर में जाएगा। अगर जे जे बचा हुआ है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उतना पार्ट स्ट्रिंग 2 का आंसर में जाएगा। तो सिंपल चेक, अगर करंट कैरेक्टर सेम है तो इसका मतलब है जो हमने आंसर बोरो करा होगा वो जस्ट पीछे वाले वैल्यू से बोरो करा होगा। जैसे हमने यहाँ पे जो ये आंसर लिया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट है इसमें या तो हम स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर यूज कर सकते हैं या स्ट्रिंग 2 का, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर सेम ही है। कैरेक्टर को मैं आगे अपेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवर्स में ऐड होता जाएगा। अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो लास्ट में जाके मुझे रिवर्स करना होगा, तो शुरू में ही मैं कैरेक्टर को आगे ऐड कर रहा हूँ ताकि रिवर्स ना करना पड़े। और हम दोनों से एक एक माइनस जाएंगे, दोनों कैरेक्टर से, क्योंकि ये सेम है तो दोनों कैरेक्टर से अब जाएंगे हम, i-1 भी होगा और j-1। अगर ऐसा नहीं है, अगर मतलब अगर हम लेफ्ट से आए हैं, तो अगर करंट स्टेट जो डीपी की है, डीपी ऑफ आई और जे, जिस स्टेट में हम खड़े हैं, अगर वो हमारे i-1 मतलब लेफ्ट वाले ट्रांजिशन से +1 होके आई है, अगर ये बनाती है ये, तो इसका मतलब है कि मुझे लेफ्ट वाले उस पर ट्रांजिशन करना होगा। तो जो करंट कैरेक्टर मैं पिक कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर होगा, और मैं लेफ्ट वाले ट्रांजिशन में चला जाऊंगा, मतलब एक रो ऊपर जंप कर जाऊंगा। एल्स इसका मतलब है कि आंसर मुझे कॉलम से, मतलब स्ट्रिंग 2 से आंसर मिला होगा मुझे मिनिमम।
इसलिए मैं स्ट्रिंग 2 पे जंप कर जाऊंगा। और सिमिलरली ये लूप से जब मैं आउट करूंगा तो या तो आई ग्रेटर देन जीरो बच रहा होगा या जे, जो भी ग्रेटर देन जीरो बच रहा होगा उतने कैरेक्टर मेरे को ऐड करने होंगे। तो अगर आई बच रहा होगा तो आई के सारे कैरेक्टर ऐड करने होंगे। रिजल्ट इधर आएगा आई माइनस आई इक्वल्स वन। अगर जे बच रहा होगा तो जे के सारे कैरेक्टर यूज करने होंगे। और ये हमारा जो आंसर है यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। तो ये स्ट्रिंग माइनस वन जे जे आई माइनस वन आई जे आई माइनस वन जे। ठीक है, आंसर तो मुझे सही लग रहा है, कोड भी ठीक है। एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस गलत आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड था सी ए बी ए सी, आ रहा है ए सी बी ए बी सी। ठीक है, हो सकता है कोड में ही गलती हो। सबसे पहले डीपी एरे को चेक कर लेते हैं। डीपी एरे तो सही इनिशलाइज हुआ है। एक गलती तो मुझे यहीं दिख गई है कि ये आई नहीं होगा, ये जे होगा। क्या पता इसी इशू हो, एक बार ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली यही इशू था। तो इनपुट टेस्ट केस चल गए हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में यही था, काफ़ी टफ प्रॉब्लम है। बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको 1D डीपी सीखनी चाहिए, देन 2D डीपी, देन लेवेंथियन डिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, बॉटम अप डीपी सॉल्व करनी चाहिए। देन आप इस क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। तब आपको ये काफ़ी इजीली समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।